दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित PYQ, जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्जाम्स किसी भी स्टेट का हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और साथ में जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में, जैसे कि BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता है या फिर अन्य स्टेट में भी जो शिक्षक के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और साथ में रेलवे, SSC, बैंकिंग, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर के लेवल में जैसे PCS IAS में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं वो फिर निचले स्तर के जनरल कंपटीशन या फिर शिक्षक भर्ती या अन्य जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, पूछे ही जाते रहते हैं। ठीक है, या फिर आसपास से एक्सप्लेनेशन से उससे क्वेश्चन पकड़ में आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। तो इनमें से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। तो 3 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा कार्य है मंत्रिमंडल सचिवालय का। तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना सही है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयीय सहायता, तो ये भी सही है। और मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, तो ये नहीं, वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं। पहला और दूसरा सही होगा, तो C आंसर हो जाएगा। 1 और 2, केवल 1 और 2। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयीय सहायता मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। C आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे समझ आएगा। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस सचिवालय को आवंटित विषय हैं क्या क्या। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय सेक्रेटेरियल सहायता और कार्य के नियम। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल है क्या क्या। तो प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना, ये प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना, मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और वितरित करना, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना और किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल है। ठीक है, ये सब हैं 6 जो सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो इनमें से किसका सुमेल नहीं है। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन सुमेल है। LB लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ये भी सही है। राजीव गांधी कर्म भूमि, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है, ना कि कर्म भूमि। कर्म भूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। ठीक है, अन्य विकल्प सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री 1964 से 66 तक इनका कार्यकाल था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यह स्लोगन भारत पाक युद्ध के समय 1965 में शास्त्री जी ने दिया था। उस समय इन्होंने इस स्लोगन के द्वारा
देश के जवानों एवं किसानों का अभिवादन किया था। ठीक है, जय जवान जय किसान। अब महान्यायवादी और सीएजी से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, महान्यायवादी और सीएजी से संबंधित, कैग से संबंधित। ठीक है, अटॉर्नी जनरल और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, भारत सरकार को, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार किसी भी एग्जाम्स में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है, महान्यायवादी देता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से पता चलेगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, ये डिटेल्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल इन्हीं को बोलते हैं, को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? भारत का जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, वही भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, तो किसके सलाहकार है विधि सलाहकार? तो भारत सरकार के हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत सरकार के। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं, कौन हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता। ध्यान रखेंगे, डी आंसर होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी होता है। इसे अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो किसको होगा? महान्यायवादी को होगा, अटॉर्नी जनरल को होगा। बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें विचार करना है कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अटॉर्नी जनरल, सही है। राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है अटॉर्नी जनरल को। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, तो ये भी सही है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखता हो, उन्हीं को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा, तो ये भी सही हो गया। और उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए? नहीं, ये गलत हो गया। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर नहीं हटाया जा सकता है इसको। तो तीसरा और चौथा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है। तो आंसर हो गया ए हो गया। ए और 1 और 2 सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं।
भारत के अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 88 के अनुसार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो अटॉर्नी जनरल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। ठीक है, इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जबकि 3 और 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो कौन भाग ले सकता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही भाग लेता है किसी भी सदन में सदस्य नहीं होने के बावजूद, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, ठीक है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो देखिए, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी भाग ले सकता है। बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है? किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वो कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है, मतलब भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, डी आंसर होगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का तो अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वो कौन है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल ही है, भारत का महान्यायवादी ही है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो महान्यायवादी ही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को है। ए आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी के कौन से कथन सही है? 4 कथन दिया गया है और इसमें से चुनना है। तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। लोकसभा में बोल सकता है, ये भी सही है। और लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं, ये गलत हो गया। तो 1, 2 और 3 सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। मतदान नहीं कर सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है, मतदान नहीं कर सकता। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो कानूनी सलाहकार होता है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को
उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सॉलिसिटर होता है एक न्यायिक सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जो होता है एक न्यायिक सलाहकार होता है जो कि अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार के बारे में पूछ रहा है। कौन परामर्श देता है राज्य सरकार को? तो वो है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता इसको बोलते हैं। ठीक है, सेंटर में अटॉर्नी जनरल और जो स्टेट में सलाह देता है राज्य सरकार को उसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता बोलते हैं इसको। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन देखिए। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 के अनुसार यह राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। राज्य सरकार का कौन? महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। कौन है? तो महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है। ठीक है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सहायता देने के लिए अधिकृत है, महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल बोलते हैं इसको। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता है। ए आंसर होगा। ठीक है, महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ए आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से डिटेल्स पता चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्यों के संबंधित राज्य सरकारों का लेखा परीक्षण करके रिपोर्ट जो है राज्यों के राज्यपाल को सौंपता है और सेंटर में जब लेखा परीक्षण करता है तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, कौन? तो अटॉर्नी जनरल, ये क्या बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है इनके प्रतिवेदनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो किनके द्वारा किया गया है? तो संविधान द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। संविधान में ही निहित है कैग। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो संविधान द्वारा किया गया था। बी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष तक? तो 6 वर्ष तक। ठीक है, 6 वर्ष है इसका कार्यकाल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सी आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो। 6 वर्ष तक या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले हो उतना तक वो रह सकता है अपने कार्यकाल में। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में? तो उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। नहीं, राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। बाकी देखते हैं, तो यही गलत हो गया। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, मतलब न्यायाधीश के समान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, तो ये भी सही है। और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन डी गलत है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और क्वेश्चन जो आसपास से बनेंगे वो पकड़ में आ जाएंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता, वो चुनना है। तो सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये ऐसा इसका कार्य नहीं है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ऐसा कार्य नहीं है। सिर्फ इनका कार्य है ऑडिट का, ये क्या बोलते हैं, नियंत्रण का काम नहीं है इनका। ठीक है, और राजकोष में जमा करना ऐसा ये भी काम नहीं है। ठीक है, देखिए और देखते हैं ऑप्शन, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, इनका काम है लेखा परीक्षण करना। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये सही है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो ये भी सही है। और सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सही है। लेकिन डी गलत है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और
निर्गम का नियंत्रण, नियंत्रण वाला काम नहीं है, ये लेखा परीक्षण का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डी ही गलत हो गया, गलत ही पूछ रहा था। देखिए एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। क्या क्या कर्तव्य हैं? कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य देखते हैं। वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। यह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। और देखिए क्या कर्तव्य है इसका। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है और स्थानीय निकायों की भी। ठीक है, वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों की लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों की लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य न करके केवल लेखा परीक्षा, ठीक है, उसकी परीक्षा का कार्य करता है। जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। जो ब्रिटेन में नियंत्रक लेखा परीक्षक है वो दोनों प्रकार के नियंत्रण भी करता है और लेखा परीक्षा भी करता है, लेकिन भारत में सिर्फ वित्त पर लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, नियंत्रण का कार्य नहीं होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक निधि के फलोत्पादक और आशीत प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? ठीक है, लोक निधि के फलोत्पादक और आशीत प्रयोगों को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? तो इसके कार्यालय का महत्व क्या है? तो कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तो ये सही है। और तीसरा, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। तो दूसरा और तीसरा सही हो गया। ठीक है, ये भी सही हो गया। और चौथा देखते हैं। कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों को लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ लेखा परीक्षा करता है, फिर जो जांच एजेंसियां हैं वो कुछ कार्रवाई करेंगी। ठीक है, इनका काम अभियोग लगाने का नहीं है। ठीक है, सिर्फ लेखा परीक्षा करता है। तो चौथा गलत हो गया। और पहला देखिए, पहला में क्या था? कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। तो ऐसा भी नहीं है। कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। नियंत्रण का काम है ही नहीं इनका। ठीक है, सिर्फ लेखा परीक्षा का काम है। तो पहला भी गलत और चौथा भी गलत। दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। और क्या है? कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं
जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही और पहला और चौथा गलत है। ठीक है, क्योंकि वित्त पर नियंत्रण का कार्य नहीं होता, सिर्फ लेखा परीक्षण का काम होता है और अभियोग लगाने का भी काम लेखा परीक्षा, ये क्या बोलते हैं, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कैग का काम नहीं है, ध्यान रखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिससे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई है। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। डिटेल्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है किसकी? तो संसद की। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराया जाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करवाया जाता है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। कौन उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक उपस्थित होता है। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। ठीक है, संसद के द्वारा हटाया जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। ठीक है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है ना, वैसे ही इनको भी हटाया जाता है। सेम कार्यवाही है, संसद के द्वारा ही। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। कैसे? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, मतलब संसद द्वारा। बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं
मार्गदर्शक होता है तो किसका मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो किसका मित्र और मार्गदर्शक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो लोक लेखा समिति का होता है। जी आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड सर्किल में जो भी तैयारी करते हो लोग उनको, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरह का उपयोगी वीडियो जब भी डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों बिहार में शिक्षक भर्ती अब आने ही वाला है लगभग, ठीक है, तो तैयारी करते रहिए ठीक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।